हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फ फेस। तो हम हमारी पजल्स के डे 19 पर आ गए हैं। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की पजल। देखो हमारी आज की पजल किस बारे में है। 14 पीपल है आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, जिसमें से तो 2 पैरेलल रो के बारे में है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, जिसमें 2 रो आमने सामने लोग बैठे हैं। पर 14 पीपल काफ़ी है, मतलब जनरली 10 पीपल होते हैं कि 5-5 बटे होते हैं, या 12 लोग होते हैं कि 6-6 बटे होते हैं। बट 14 में आती थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। बट देखते हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ये पजल। तो अगर इसने बोला है कि 2 पैरेलल रोज में 7-7 लोग बैठे हैं एंड मेंशन भी किया है ABCDEFG, ये रो 1 में है फेसिंग साउथ डायरेक्शन, एंड MNOPQRS ये रो 2 में है फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ओके जी, तो 7 लोगों की सिटिंग बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड इधर ही थोड़ा सा स्पेस दे करके ट्राई कि आपका स्पेस प्रॉपर हो, सो दैट आपको लिखने में कहीं पर कोई समस्या ना आए। तो आमने सामने है, तो इस वाली रो में सारे बंदों का फेस साउथ है एंड इस वाली रो में सब बंदों का फेस नॉर्थ है। चाहो तो मैं नाम एक बार लिख देती हूँ साइड में। यहाँ पर A से लेके F तक लोग हैं एंड यहाँ पर M से लेके S तक लोग हैं। ये मैंने हाइफन के थ्रू डिनोट कर दिया, सबको नहीं लिखते, रफ वर्क के लिए भी अपने को स्पेस चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है। पर्सन सिटिंग इन रो 1 फेसेस द पर्सन सिटिंग इन रो 2। ठीक है, 7-7 बंदे हैं, सब एक दूसरे को आमने सामने फेस करके खड़े ही होंगे। पर यहाँ कई बार ऐसे भी होता है कि कोई कोई पजल्स ऐसी होती हैं जिसमें एक आधा वेकेंट सीट होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वेकेंट सीट के सामने है, और ऐसा भी हो सकता है कि वेकेंट सीट आपस में ऑपोजिट नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब देखो कह रहा है A sits third to the right of B एंड ईदर B और A sit at the end of the row। ये आपका थ्रेड है, आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। बट देर आर 2 केसेस, क्योंकि उसने बोला है कि या तो B या A किसी एक एंड पर बैठे हैं, एंड A sits third to the right of B। अब देखो A और B तो साउथ डायरेक्शन फेसिंग है, एंड साउथ डायरेक्शन वाले फेसिंग वाले बंदों का राइट इधर की साइड होता है। तो A B के थर्ड राइट में है, इसका मतलब ये है ऐसे B का राइट इधर पड़ेगा, थर्ड मतलब 2 छोड़ करके बंदे। अब 2 केसेस इसमें बनते हैं कि एक बार A को आप कॉर्नर पे बिठा दो और एक बार आप B को कॉर्नर पे बिठा दो, ये 2 ही केस बन सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। हम इसमें केस 1 चाहो तो साइड बाय साइड दोनों केस बना सकते हैं हम, बट फिलहाल के लिए केस 1 बना करके देख लेते हैं। केस 1 में कहीं इशू आया तो हम केस 2 बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम A को कॉर्नर पे बिठा दिया हमने एंड 2 छोड़ करके B को बिठा दिया। पर केस आपको समझ आ रहा है ना कि एक ये केस 1 है, कहीं इशू हुआ तो केस 2 भी बनाना पड़ सकता है। आगे कह रहा है N sits third to the right of O। अब अपने को पता नहीं है कि N किधर है और O किधर है, तो इस इन्फॉर्मेशन को साइड में लिख लेते हैं। एंड N और O दोनों ही सेकेंड वाली रो में है, M से S वाली रो में, जो नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, तो N sits third to the right of O। थर्ड का मतलब है बीच में 2 बंदे छोड़ करके। ओके जी, नीदर एंड नॉर ओ फेसेस A एंड B। यहाँ पर है आपके केसेस थोड़े एलिमिनेट हो जाएंगे कि ना ही N और ना ही O A और B को फेस करते हैं। ठीक है जी, तो A के सामने O नहीं आएगा, ये चीज़ समझ आ रही है। अगर मैं O को इधर ले लेती हूँ तो 2 छोड़ करके N इधर बनेगा, आपको हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा होगा पेन से। तो ये मेरा पॉसिबल सिनेरियो है। O को अगर इधर ले लेती हूँ तो 2 छोड़ करके N इधर बनेगा। O को मैं B के सामने ले नहीं सकती हूँ, और अगर मैं O को इधर लूँगी तो N मेरा फिर 2 छोड़ करके जगह नहीं है। तो मेरे पास O और N के लिए 2 केसेस बनेंगे। राइट, ये क्लियर हो गया ना। O और N के 2 केसेस बनेंगे इस फर्दर एक केस में भी। तो अब इसमें से भी हमें एक केस चूज़ करना पड़ेगा, बट एक आधा इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं आगे, अगर हमें कहीं से हेल्प मिलती है तो। बट आपको 2 केस समझ आ गए, 2 ही केस बनेंगे। आगे कहता है द वन हु फेसेस C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M। ओके जी, M कहीं पर बैठता है, M द वन हु फेसेस C, जो C को फेस करता है, C देखो ऊपर वाली रो में होगा। ठीक है, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M। ओके, ऐसे कर लेते हैं, थर्ड राइट है ना, थर्ड राइट मतलब बीच में 2 बंदे छोड़ करके। ये जो बंदा है ये C को फेस करता है, समझ आ रही है बात। द वन हु फेसेस C, ये बंदा से जो गोला सा बनाया मैंने, ओ नहीं है, गोला सा स्पेस है। ठीक है, ये बंदा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M। अब
क्योंकि एम नीचे वाली में है तो राइट उसका इधर पड़ेगा और उसके सामने सी हो जाएगा, ठीक है। नन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस ओ। ओके जी, ये लाइन है जिस लाइन से हमारा एक केस और एलिमिनेट हो गया। तो अच्छा है ना हमने केस नहीं बनाया। कह रहा है बी का कोई भी इमीडिएट नेबर ओ को फेस नहीं करता। अब देखो बी के 2 नेबर्स है, राइट, तो बी का ये वाला नेबर इसके सामने जो ओ का केस आया था हमारा वो क्रॉस हो गया, वो फेस ही नहीं करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस लाइन हमारा एक केस 1 का जो एक और फर्दर केस बन रहा था वो एलिमिनेट हो गया। अब केस 1 में केवल एक ही केस है, मतलब कोई केस ही नहीं है, केस 1 सीधा है। तो यहाँ पर हमने ओ माना, 2 छोड़ करके इधर एन कर दिया, राइट। ओके, अब हम देख लेते हैं छोड़ करके बता सी एम 2 छोड़ के सी। चलो इस लाइन में भी केस है, वो आगे दिखाती हूँ। कहता है सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। सी ये है, वो एफ के थर्ड लेफ्ट में है। अब एफ थर्ड लेफ्ट का मतलब है बीच में 2 छोड़ करके, तो 2 छोड़ करके एफ इस साइड पर होगा। एंड क्योंकि एफ का फेस साउथ है तो सी की तरफ उसका लेफ्ट पड़ेगा। एफ का फेस साउथ है तो इधर लेफ्ट है उधर राइट है, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो ये यानी एफ और एम दोनों आमने सामने होंगे, ये लाइन समझ आ गई। अब इस वाले को मैप करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर एफ 2 छोड़ करके सी, एफ के सामने एम 2 छोड़ करके एक और बंदा बैठा है, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को मैप करने की कोशिश करते हैं। देखो सेकेंड रो में देखो, एम को अगर मैं यहाँ बिठाऊंगी तो 2 छोड़ करके जो भी बंदा होगा उसके सामने सी होना चाहिए, राइट। मैं 1 मिनट आपको वो लेज़र से दिखा देती हूँ, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर मैंने एम को इधर मान लिया तो 2 छोड़ करके ये जो बंदा है इसके सामने सी होना चाहिए, बट इधर तो बी आ गया, बट यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके सामने तो सी होना चाहिए था, विच मीन्स एम इस एक्सट्रीम पर नहीं बैठेगा। अगर मैंने अब एम को इधर बिठा दिया ओके जस्ट राइट में, 2 छोड़ करके जो बंदा है उसके सामने सी पॉसिबल है और एम के सामने भी जगह खाली है एफ के लिए, ये भी पॉसिबल सिनेरियो है। मैं एम को बी के सामने बिठा नहीं सकती बिकॉज एम के सामने कौन आएगा, एफ, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। इधर एन बैठ गया अगला बंदा, इधर अगर एम को बिठाऊंगी तो 2 छोड़ करके जगह ही नहीं है, तो इस केस 1 में एम को बिठाने की केवल एक ही जगह पॉसिबल है, तो यही हमारा केस बनेगा। यहाँ फटाफट से बिठा देते हैं एम, ठीक है, 2 छोड़ा, ये जो बंदा है तीसरा उसके सामने सी है और एम के सामने है एफ, तो यहाँ तक हमारा केस प्रॉपर बन गया है। आगे कह रहा है ओ डज नॉट फेस एफ, ठीक है जी, ओ डज नॉट फेस एफ, ऑब्वियसली बात है, एम एन एफ सामने है, ठीक है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेस क्यू, ओके, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर, अब एफ के 2 नेबर हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक नेबर जो क्यू को फेस करता है। एफ का एक नेबर तो ओ को फेस करता है, तो दूसरा नेबर यानी बी ये क्यू को फेस करेगा, तो एम और एन के बीच में क्यू आ गया, ठीक है। हु डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रे, हु किसके लिए है, क्यू के लिए है, तो क्यू एंड पर नहीं बैठता, ये भी चीज़ समझ आ रही है, क्यू अभी हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है। डी इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी, फाइन, डी और सी नेबर्स नहीं है, तो सी के दोनों जो नेबर की जगह है वहाँ पर डी नहीं आएगा, तो ए और एफ के बीच में डी बैठ गया। जी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई बट नॉट द इमीडिएट लेफ्ट, फाइन, जी और क्या है ये, जी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, जी और ई दोनों के दोनों इसी वाली रो में है, साउथ फेसिंग रो में, तो जी जो है वो ई के लेफ्ट में है, तो जी को इधर बिठा दिया और ई को इधर बिठा दिया, सो दैट ई का लेफ्ट पड़ गया, बट नॉट इमीडिएट, इमीडिएट भी नहीं है, बीच में सी आ गया। अभी तक पूरा सही चल रहा है, देखते कहीं पे बिगड़ ना जाए, वरना केस 1 पूरा एलिमिनेट करके केस 2 दोबारा बनाना पड़ेगा, बट जल्दी बन जाएगा बिकॉज हम इन्फॉर्मेशन रीड तो कर ही चुके हैं, ठीक है। टी डज नॉट फेस जी एंड सी, पी ना जी के सामने है ना सी के सामने, तो पी इस एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ जाएगा, फाइन। एस डज नॉट फेस सी, एस सी के सामने नहीं है तो एस को हमने जी के सामने कर दिया, बची जगह पे बचा बंदा आर आ जाएगा, एंड देखो बोल भी रहा है आर एन एस आर इमीडिएट नेबर्स, तो आर एस इमीडिएट नेबर्स भी आ गए। ई डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, वाओ ये लाइन भी सही है, ई एंड पर भी नहीं आया, एंड डी डज नॉट फेस पी, डी किधर है, डी डज नॉट फेस पी, डी और ओ फेस करते हैं, पी नहीं फेस करता, तो हमारी सारी कंडीशन मीट हो रही है। तो जो हमारी अजम्पशन थी ए वाली कि हमने ए को कॉर्नर पर माना वो बिल्कुल फिट बैठ गई है, कोई भी गड़बड़ नहीं आई। बट मैं आपको केस 2 भी बताऊंगी जिसमें मैं बी को कॉर्नर पर लेके जाती हूँ, एंड देन हम फटाफट से देखते हैं कि कहाँ पर हमारा केस एलिमिनेट होगा, सो दैट आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने बी को एज्यूम किया होगा, तो वो कहाँ गड़बड़ हो रही है वो भी समझ आ जाए आपको। बट आपको ये केस तो आई होप क्लियर है, एक एक स्टेप बाय स्टेप।
अब फटाफट से इधर से केस 2 हम मैप कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रखे हैं तो कुछ कुछ रीड करने की नीड भी पड़ेगी, तो जल्दी कर लेंगे। है आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसमें हमने बी को इधर माना, 2 छोड़ करके ए को मान लिया। ठीक है, अब हमारा ए और बी दोनों में से किसी के भी सामने ना ओ आएगा ना एन आएगा, राइट, ये बोला था। एन ओ 2 छोड़ करके एन, तो एन इधर नहीं आएगा, एन इधर लूँगी तो 2 छोड़ करके ओ। अच्छा, बी के नेबर में भी क्या मना कर दिया था? ओ डज नॉट फेस एफ। बी के नेबर की बात है ना, नन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस ओ। ठीक है, ओ को फेस नहीं करेगा, एन को फेस कर सकता है। ठीक है, अगर मैंने एन को इधर मान लिया बी के सामने से साइड में, ठीक है, लेज़र से दिखा देती हूँ मैं तुमको। अगर एन को इधर माना है तो 2 छोड़ करके ओ इधर पॉसिबल है। अगर मैं एन को इधर मानती हूँ, इधर दिख रहा है आपको, 2 छोड़ करके इधर ओ पॉसिबल है, और एन इधर आएगा नहीं बिकॉज ए के सामने नहीं आएगा, एन इधर आएगा नहीं, 2 छोड़ करके पॉसिबल नहीं है। अब इसमें हमारे फर्दर 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, 2 केसेस कौन से कि एक बार आपने एन को इधर एज्यूम कर लिया, 2 छोड़ करके ओ इधर आ गया, एक बार आपने एन को इधर एज्यूम कर लिया, 2 छोड़ करके हमारा ओ इधर आ गया। ठीक है, दोनों ही केस हमारे पॉसिबल है बिकॉज हाँ, इसमें बन जाती है वाली बात, फाइन, इसमें बन सकती है। ओके, तो ये वाला केस एक बार ये वाला केस दिखा देती हूँ, एन ये एज्यूम। ठीक है, दूसरा भी दिखा दूंगी फटाफट से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे देखो एम का केस, एम को इधर मानूँ, 2 छोड़ करके जो बंदा उसके सामने सी, ये पॉसिबल नहीं है। एम को इधर मानूँ, 2 छोड़ करके जो बंदा उसके सामने सी और एम के सामने एफ, ये पॉसिबल है। एम को इधर मानूंगी तो 2 छोड़ करके सामने सी पॉसिबल नहीं है। इस केस में एम इधर आया, 2 छोड़ा, जो बंदा है उसके सामने सी एंड एम के सामने एफ आ गया, फाइन। ठीक है, देन हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, कौन सी इंफॉर्मेशन थी? द वन हु फेसेस सी third to the right of M, none of the immediate neighbors C sits third to the left of F, O does not face F, one of the immediate neighbor of F faces Q. yes, F का कोई एक नेबर है जो Q को फेस करता है, तो यहाँ पर ये केस एलिमिनेट हो गया। F के 2 नेबर है, F के लेफ्ट वाला जो नेबर है वो तो O को फेस करता है, तो F के जो राइट वाला नेबर है वो Q को फेस करेगा। Who does not sit at the end of the row? Who यानी Q के लिए था, Q एंड पे नहीं आना चाहिए बट Q एंड पर आ गया, तो यहाँ पर ये केस एलिमिनेट होता है, राइट। यस यस आई नो, आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे अच्छा ठीक है, तो ओ और एन का दूसरा केस लेके देख लो। देखो इतने तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए। ऑल्सो जब हम केस 1 मैप कर रहे थे तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही थी ना कि क्यू एंड पर नहीं आना चाहिए, या ओ एफ को फेस नहीं करना चाहिए, या डी और सी नेबर नहीं आने चाहिए, या जी और ई इमीडिएट नेबर्स नहीं होने चाहिए, इमीडिएट लेफ्ट में नहीं आना चाहिए। ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको वार्निंग भी देते हैं कि देयर आर केसेस जहाँ पर ये चीज़ें बन रही होंगी, तो आपको वो केस एलिमिनेट करना है। इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही तो केसेस एलिमिनेट होते हैं, तभी तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस वायलेट हो जाती हैं। तो अगर मेरा कोई सही केस बनाते वक्त ये चीज़ें हमारी मैप हो रही हैं सही सही, तो समझ जाना चाहिए कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो इन्हीं की वजह से हमारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। फिर भी लास्ट में भी 2 का भी सेकेंड पार्ट अगर आपको चाहिए कि मैं ओ और इनको इधर रख के दिखाऊँ, तो मैं फटाफट से दिखा देती हूँ, इट डोंट टेक मच टाइम। अगर आपको समझ आ गया है केस और आपने बना लिया है, आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर लिया, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड मूव इनटू द क्वेश्चन, फटाफट से कर जाना। ठीक है, इसी को भी एलिमिनेट करना था, एक बार रुको, इसी को भी रेस कर देते हैं। हाँ जी, तो हमारा सेकंड केस एक हमने ये माना था एन, 2 छोड़ करके इधर आ गया था हमारा ओ, राइट। अब हमने एम माना, 2 छोड़ करके इसके सामने सी पॉसिबल नहीं है, एम इधर मानेंगे, 2 छोड़ करके इसके सामने सी पॉसिबल है, तो एम को इधर माना, 2 छोड़े, जो बंदा है तीसरा उसके सामने सी, एम के सामने एफ आ गया। ना एफ का कोई एक नेबर जो है वो क्यू को फेस करेगा, एफ का एक नेबर ओ को फेस करेगा, तो दूसरा नेबर क्यू को फेस कर लेगा, फाइन। यहाँ पे हमारा आ गया था। फिर उसने बोला था डी इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी, डी सी का नेबर नहीं होगा, तो डी इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा, है ना। एंड देन उसने बोला था आर एन एस आर नेबर्स होंगे, आर और एस नेबर्स तो ऑब्वियसली 2 इकट्ठी जगह यहीं पर ही खाली है, आर और एस की। एंड एस डज नॉट फेस सी, एस इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, एस सी के सामने भी नहीं आया, ये वाली भी कंडीशन, तो इसमें पी कॉर्नर पर आ जाएगा, ये भी बात लाइन हमारी सही हो गई। ठीक है, बस ने बोला है डी डज नॉट फेस पी, डी पी के सामने नहीं आएगा, तो डी को हमने इधर कर लिया। अब हमारे पास ई एंड जी बचेंगे।
ENG में उसने क्या बोला है, G सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ E, G E के लेफ्ट में है, तो ये E हो जाएगा हमारा, E का लेफ्ट हो गया G, ठीक है। G सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ E, E के लेफ्ट में हमारे पास G आ गया, बट नॉट इन द इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट भी नहीं है। P डज नॉट फेस G एंड C, यस P G C के सामने नहीं आया, P E के सामने आ गया। S डज नॉट फेस C, नहीं आया ऐसे इमीडिएट में। E डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। आई वाज थिंकिंग कि कहाँ जाके एलिमिनेट होगा, मैं सारी चीज़ें मैप हो रही थी बट एलिमिनेट ही नहीं हो रहा था, तो ये यहाँ इस वाली लाइन पर आकर के एलिमिनेट हुआ। E डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इसमें दोनों ही केस हमारे पूरे पूरे बन जाए। यहाँ कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कंडीशंस लग जाती है, इफ़ दिस इज़ द केस, इफ़ दिस इज़ द केस, तो हमें फिर सिलेक्ट करना पड़ता है कि ये केस 1 की बात करें कि केस 2 की। मान लीजिए किसी किसी क्वेश्चन में दोनों केस पूरे बन रहे हैं, बिकॉज देर आर पेपर्स, कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं और दोनों ही केस सही बन रहे होते हैं, बट वो क्वेश्चंस के बेसिस पर भी आप समझ सकते हो। एंड ये वाली पजल में लग नहीं रहा था कि केसेस वाली कहीं बननी चाहिए, तो एक केस एलिमिनेट होना था, तो इस वाली लाइन पर आकर के केस एलिमिनेट हुआ कि E डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, बट केस वाले केस में E एंड पर आ गया, तो हेंस दिस केस इज एलिमिनेटेड। तो मैंने आपको 3 केसेस समझा दिए, एक करेक्ट केस जो हमारा बन गया था, दूसरा इनकरेक्ट जो हमारा बहुत ही जल्दी एलिमिनेट हो गया था, एंड उसमें भी फर्दर फिर जब हमने तीसरा केस और बनाया ओवर एन की पोजीशन के बेस पे, बिल्कुल लास्ट में आके एलिमिनेट हुआ। तो आई होप आपको समझ आई है, काफ़ी अच्छी पजल है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही सही अरेंजमेंट बना लिया, ए को कॉर्नर पे पिक कर लिया तो देखो बहुत फास्ट बन जाएगी, बट अगर आपने बी को कॉर्नर पे पिक कर लिया तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पेपर में ये पजल कम समय में कैसे करें। देखो इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो आपकी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन फास्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पढ़ने में ही इसको 3 मिनट लग रहे हैं कॉम्प्रिहेंड करने में भी तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन 1 से 1.5 मिनट में फटाफट से होता है, कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ रीडिंग नहीं, कॉम्प्रिहेंड 1.5 मिनट में कर पाते हो तो फटाफट उसके केसेस बना पाओगे। दूसरी चीज़, मेरे पास स्पेस थोड़ा इशू था, बिकॉज ऑफ दिस मैं आपको 2 केस नहीं दिखा पा रही थी, प्लस मुझे समझाना है, तो समझाते वक्त अगर मैं दोनों केस साइमल्टेनियसली आपको समझाती तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। पर अगर आपको पजल्स बनानी आती है तो आप साइमल्टेनियसली 2 केसेस फटाफट बना सकते हो, एक बार इधर मैप किया, एक बार इधर मैप किया, इसमें ये केस है, इसमें ये केस है, तो वो 2 केसेस एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड तीसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस करते करते आपको जब आपकी पजल्स मैप होने लग जाती है और कुछ इंस्ट्रक्शंस जब वॉयलेट होनी शुरू हो जाती हैं और आपको लगता है कि यार ये वॉयलेट हो सकती थी बट मेरे केस में वॉयलेट नहीं हो रही, तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड योर गट फीलिंग आपको समझ आने लग जाएगा कि किस केस की तरफ आपकी कहानी मुड़ रही है, ठीक है। तो आप उसमें मोटा सजेशन ये है कि दोनों केस को, अगर किसी में 2 या 3 केस बन रही है तो एटलीस्ट 2 केस को आप बना लो साइमल्टेनियसली, एंड रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा फास्ट रखो अपना, तो उससे आप इस पजल को चाहो तो 4 मिनट में एंड आंसरिंग द क्वेश्चन 4.5 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बट इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, देर की पजल है, बट अच्छी पजल है। यू शुड प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ पजल्स मोर, ठीक है। अब फटाफट इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इसका, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस पी, पी के सामने कौन आया था, देखो ये है हमारा करेक्ट केस, पी के सामने आया था ए, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, एंड पर कौन कौन बंदा बैठा है, एंड पर बैठा है टी बी है, ए बी है, जी बी है और एस बी है। इन 4 में से कौन है, टी ए जी एस, ए और एस, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में कितने लोग बैठे हैं, बी का राइट पड़ेगा इधर की साइड पे तो 3 लोग बैठे हैं, बी वैसे भी सेंटर में, राइट एंड लेफ्ट दोनों ही आ रहे हैं, 3 पीपल। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस एन, एन के सामने कौन आ रहा है, एन के सामने है ई, नन ऑफ दीज, ई मेंशन ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज भी आंसर्स होते हैं, ऐसे मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि नन ऑफ दीज आंसर नहीं होते, ठीक है। पजल अच्छी थी, दोबारा से ट्राई कीजिए इस पजल को, पॉज करो वीडियो को, आराम से देखो, समझो कि जब 2 लाइन में बंदे ऐसे आ गए, और अगर इसमें और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो प्रोफेशंस भी ऐड कर सकते थे, या सिटीज़ वगैरह, आइसक्रीम्स वगैरह ये भी ऐड करके आ सकती है, थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बट आपको इन सब पजल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, सो दैट अगर आप टफ लेवल की करोगे तो आसान आपको मक्खन जैसी लगेंगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम हमारे वीडियो के एंड पर आ गए हैं। एंड अगेन, अगर आपने अभी तक भी कहीं पर MBA एंट्रेंस एग्जाम या कैट वगैरह के लिए एनरोल नहीं कराया है तो प्लीज़ दिस इज़ हाई टाइम यार, अब आपको करा लेना चाहिए एनरोल, बिकॉज अब मार्च स्टार्ट हो गया है एंड यू डोंट हैव मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। मतलब हमारे पास 9 ही महीने बचे हैं,
प्रिपेयर करने के लिए। 9 महीने में से तो आप 1 महीना लास्ट का ऐसे ही हटा दो, दिवाली वगैरह का टाइम हो जाता है, फेस्टिवल सीजन होता है, 1 महीना आप वैसे हटा दो। कभी किसी के कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, कभी किसी के घर में कोई फंक्शन वंक्शन आ गया, तो 2 महीने हटा के चलो। तो इन अ नटशेल आपके पास 7 मंथ्स हैं, तो 7 महीने में तैयारी फटाफट से शुरू कर दो, इतना तो चाहिए ही भाई सबको टाइम। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन बैचेस में एनरोल कराना चाहते हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस इसी के साथ साथ ऑफलाइन के एसएससी और बैंकिंग के बैचेस भी हैं, एमबीए के तो है ही हैं, उसके लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप सेल्फिशिंग योरसेल्फ और बहुत सारा पढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय।